हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एमसीक्यूज। हमारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹100 का। ये एक वन टाइम पेमेंट है। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग हम किन्हें कहते हैं? चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है फिलिप कोटलर, दूसरा है लुका पेसियोली, तीसरे हैं हेनरी फ्योल और चौथा है एडम स्मिथ। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग हम कहते हैं लुका पेसियोली को, ऑप्शन बी। लुका पेसियोली ने 1494 में एक बुक दी थी, डी कंप्यूटेसेट स्क्रिप्चराइज। इस बुक में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, इसीलिए हम लुका पेसियोली को फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ये वेनिस, इटली के रहने वाले थे। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ करेक्ट होगा, फादर ऑफ अकाउंटिंग है लुका पेसियोली। तीन और नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो फिलिप कोटलर है फादर ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट है यहाँ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल है फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है यहाँ पे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलोकेशन ऑफ ओनर्स प्राइवेट एक्सपेंसेस टू हिज हर बिजनेस वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। चार कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ओनर्स के प्राइवेट एक्सपेंस को बिजनेस के एक्सपेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट होता है। चार ऑप्शंस आपके हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और चौथा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। अकाउंटिंग जो भी की जाती है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो प्रोप्राइटर होता है या ओनर होता है वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर होता है। जितनी भी कैपिटल उसने लगाई है उतने कैपिटल तक ये बिजनेस का क्रेडिटर होता है। और अगर ओनर बिजनेस से कोई भी पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई भी ओनर अपने प्राइवेट एक्सपेंसेस को एलोकेट करता है बिजनेस एक्सपेंसेस के साथ तो ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का वायलेशन है। बिजनेस और ओनर दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं और जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट। यानी बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाएगा तो वो एक लंबे समय तक के लिए चलेगा फ्यूचर में। ये कौन से कॉन्सेप्ट के आधार पर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका अक्रूअल कॉन्सेप्ट, दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तीसरा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और चौथा है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो इस सोच से किया जाता है कि वो लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर में चलेगा। कोई भी बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं किया जाता है कि आज एक बिजनेस स्टार्ट किया गया तो कल उसको बंद कर दिया जाएगा। तो जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो इसी अजम्पशन पर रिकॉर्ड किए जाते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक फ्यूचर में चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं इनको जो बुक्स में रिकॉर्डिंग की जाती है वो उनकी ओरिजिनल यानी कि कॉस्ट प्राइस पर की जाती है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है फिक्स एसेट्स की उन्हीं पर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है आने वाले कई सालों तक। यानी कि नेट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए जो फिक्स एसेट्स का अमाउंट होता है वो किसी एक ईयर में चार्ज करने के बजाय उसे कई ईयर्स तक स्प्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच concept assets are shown in the books at cost of acquisition less depreciation। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एसेट्स को जब हम बैलेंस शीट में या बुक्स में दिखाते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जिस कॉस्ट पर वो खरीदी जाती हैं यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उस पर दिखाते हैं और डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं। चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, पहला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट,
तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और चौथा है कैपिटल कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा आपका पहला कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जो भी एसेट्स होते हैं उनको ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है और ओरिजिनल कॉस्ट पर एसेट्स को दिखाया जाता है और इन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट्स को दिखाया जाता है और डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और दूसरा रीज़न है कि किसी भी एसेट्स की मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना ये टफ हो जाता है। इसी रीज़न से कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर ही एसेट्स को दिखाया जाता है। Next question है the revenue recognition principle dictates that all types of income should be recorded or recognized when। revenue recognition concept के आधार पर जो इनकम होती है उसे कब रिकॉर्ड किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कैश इज रिसीव्ड, दूसरा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, तीसरा है व्हेन दे आर अर्न और चौथा है व्हेन इंटरेस्ट इज पेड। तो एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड। इनकम को तभी रिकॉर्ड किया जाता है या रिकॉग्नाइज हो जाती हैं जब इन्हें अर्न किया जाता है, चाहे आपको कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। चाहे कैश रिसीव हो चाहे ना हो, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि रिसीव हो गया जब ये अर्न हो, जब ये ड्यू हो जाए। अगर आपने 2 जनवरी को कोई गुड ऑर्डर किया और आपके सप्लायर ने 10 जनवरी को आपको ये गुड्स ट्रांसफ़र कर दिया यानी आप तक पहुंचा दिया, यानी जो ओनरशिप है गुड की वो आपके पास आ गई, और आपने जो कैश दिया है वो उन्हें दिया है आपने 15 मार्च को, तो सप्लायर के लिए जो रेवेन्यू है वो रिसीव्ड माना जाएगा 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी को गुड आपको ट्रांसफ़र हो गया, ओनरशिप आपको मिल चुकी है गुड की, तो उसी समय मान लिया जाएगा कि रेवेन्यू अर्न हो चुका है, भले ही कैश बाद में 15 मार्च को रिसीव हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। 4 ऑप्शन हैं आपके। पहला है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तीसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और चौथा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पहला डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। इसी रीज़न से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बैलेंस शीट के जो दोनों साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, और जो इक्वेशन इसकी वजह से सामने आता है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोइंग परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला आपका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, तीसरा है प्रूडेंस और चौथा है कंजर्वेटिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी इररिलेवेंट या इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें अकाउंटिंग बुक्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ मटेरियल इन्फॉर्मेशन या जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं सिर्फ उन्हें ही अकाउंटिंग बुक्स में डिस्क्लोज करना चाहिए, और जो भी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें अकाउंटिंग बुक्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस पर एप्लीकेबल होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटर, दूसरा है कॉर्पोरेशन, तीसरा है पार्टनरशिप और चौथा है ऑल द अबव। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑल द अबव। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सभी प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे कॉरपोरेशंस हो, चाहे पार्टनरशिप हो। लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ कंपनीज को ही सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, इन्हें सेपरेट एंटिटी माना जाता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, बिजनेस को ध्यान में रख के किए जाते हैं, ना कि ओनर को ध्यान में रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग
कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंटीजेंट लायबिलिटीज को दिखाया जाता है, ये किस कॉन्सेप्ट की वजह से दिखाया जाता है? पहला है आपका ऑप्शन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तीसरा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और चौथा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको शो करना आवश्यक होता है। इसी रीजन से कंटीजेंट लायबिलिटीज को आप देखते हैं कि फुट नोट्स में दिखाया जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी को। कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब है ऐसी लायबिलिटीज जो अभी प्रेजेंट में लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में वो लायबिलिटीज बन सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो ये दिखाना अकाउंटिंग में बहुत जरूरी होता है एज पर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तीसरा है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और चौथा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आपसे यहाँ पूछा गया है कि हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड्स को इनमें से किस कॉन्सेप्ट की वजह से रिकॉर्ड किया जाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड्स को हमेशा यूज करना चाहिए, हर साल मेथड्स को, हर साल अकाउंटिंग मेथड्स को चेंज नहीं किया जाता है। यानी पहले साल आपने अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड को यूज किया है एज फॉर डेप्रिशिएशन, तो सेकेंड ईयर में भी आप WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू को ही यूज करेंगे, ना कि स्ट्रेट लाइन मेथड को। यानी सेम अकाउंटिंग मेथड्स को यूज किया जाता है हर साल। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है मेथड्स को कभी चेंज ही नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर एज पर रिक्वायरमेंट चेंज किया जा सकता है, लेकिन बार बार मेथड्स को चेंज नहीं किया जाता है। अगर बार बार मेथड्स को चेंज किया जाएगा तो कंपैरिजन करने में काफ़ी डिफिकल्टी आएगी एक साल के प्रॉफिट या लॉस को दूसरे साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डाउटफुल डेट के लिए जो हम प्रोविजन बनाते हैं कि इतना पैसा हमारा लॉस हो सकता है आगे, ये हम प्रोविजन बना करके रखते हैं और इसको अकाउंटिंग बुक्स में दिखाते हैं। ये किस कन्वेंशन की वजह से या किस कॉन्सेप्ट की वजह से दिखाया जाता है? यहाँ आपका आंसर होगा पहला, प्रूडेंस। इसका मतलब है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं उनको बुक्स में दिखाया जाता है और जितने भी गेन्स होते हैं, फ्यूचर गेन्स होते हैं, उनको नहीं दिखाया जाता है अकाउंटिंग बुक्स में। इस कन्वेंशन को कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी कि जितने भी लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में उनको बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है और अगर कोई गेन्स होते हैं तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक को किस अमाउंट पर वैल्यू किया जाता है, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका एट कॉस्ट प्राइस, दूसरा है एट रियलाइजेबल वैल्यू, तीसरा है कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, और चौथा है एट रियल वैल्यू। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। प्लेइंग सेफ है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से, जिसमें एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए तो प्रोविजन बनाया जाता है बट गेन्स को छोड़ दिया जाता है, इसके आधार पर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उनको हमेशा उस प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है जो कि सबसे कम होती है, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो या रियलाइजेबल वैल्यू हो। इन दोनों में से जो भी कम होगी उन्हीं को दिखाया जाता है, उन्हीं के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक्स को वैल्यू किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ MCQs देखे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।